Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 की किताब सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के 7वें अध्याय मास मीडिया एंड कम्युनिकेशंस पर एक गहरी नजर डालेंगे। और अगर आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट पसंद है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, आज की हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित होगी कि भारत में मास मीडिया का विकास कैसे हुआ। मतलब औपनिवेशिक काल के प्रिंट मीडिया से लेकर उदारीकरण के बाद के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के विस्फोट तक। हम देखेंगे कि समय के साथ इसके रूप, कंटेंट और समाज पर इसके प्रभाव में कैसे बदलाव आए हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत में आधुनिक मास मीडिया की कहानी कहाँ से शुरू होती है, खासकर प्रिंट मीडिया की? तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है औपनिवेशिक काल में। भारत का जो पहला अखबार था बंगाल गजट, वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। शुरुआती दौर में ईसाई मिशनरियों की भी कह सकते हैं एक भूमिका थी। हाँ, लेकिन जल्द ही भारतीय भाषाओं में अखबार निकलने लगे और ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अच्छा। इन अखबारों ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और सामाजिक सुधार के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। बेशक। ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप और कानूनों के जरिए इसे नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की। और आजादी के बाद का क्या परिदृश्य था, खासकर रेडियो का? हाँ, आजादी के बाद रेडियो सरकार के नियंत्रण में था। ऑल इंडिया रेडियो यानी एआईआर को राष्ट्र निर्माण और विकास के एक उपकरण के रूप में देखा गया था। इसके कार्यक्रम मुख्य रूप से समाचार, सरकारी योजनाओं और विकास पर चर्चा पर केंद्रित होते थे। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा है कि उस दौर में एआईआर पर फिल्मी गाने नहीं बजाए जाते थे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अरे वाह। फिल्मी गानों को लो कल्चर माना जाता था। अच्छा जी, और इसी वजह से लोग रेडियो सिलोन और रेडियो गोवा सुनने लगे, जो पड़ोसी देशों से प्रसारित होते थे। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी और फिर 1957 में विविध भारती शुरू किया गया, जो मनोरंजन और फिल्मी गानों पर केंद्रित था, और वो बेहद लोकप्रिय हुआ। मतलब बाजार ने अपनी जगह बनाई ली। बिल्कुल। और फिर 1960 के दशक में जो ट्रांजिस्टर क्रांति हुई, उसने रेडियो को घर घर तक पहुंचा दिया। चलिए अब टेलीविजन की बात करते हैं। इसकी शुरुआत तो एक तरह से ग्रामीण विकास के एक प्रयोग के तौर पर हुई थी, है ना? जी, बिल्कुल सही। 1959 में टीवी को प्रयोगात्मक रूप से शुरू किया गया था। फिर 1975-76 में साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जैसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया। साइट? हाँ, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना। दूरदर्शन के शुरुआती कार्यक्रम समाचार, कृषि और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ही होते थे। लेकिन फिर 1982 के एशियाई खेलों के बाद सब कुछ बदल गया। रंगीन टीवी और विज्ञापनों ने दूरदर्शन का चेहरा ही बदल दिया। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा शुरू हुए। हाँ, हम लोग तो बहुत मशहूर हुआ था। बिल्कुल। और हम लोग सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो एंटरटेनमेंट एजुकेशन का एक मॉडल था, जिसमें लैंगिक समानता और परिवार नियोजन जैसे सामाजिक संदेश दिए जाते थे। अच्छा, तो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी? हाँ, और फिर तो रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहा जाता है कि इनके प्रसारण के समय देश की सड़कें खाली हो जाती थीं। मैंने भी सुना है ये। इसने दिखाया कि टेलीविजन का समाज पर कितना गहरा, कितना जबरदस्त असर हो सकता है। तो 1991 के बाद उदारीकरण के साथ मीडिया का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। प्रिंट मीडिया पर इसका क्या असर हुआ? एक धारणा थी कि टीवी और इंटरनेट के आने से अखबार खत्म हो जाएंगे। लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ। उल्टा कैसे? भारतीय भाषाओं के अखबारों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिसे इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर रेवोल्यूशन कहा गया। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। इसके कई कारण थे। एक तो साक्षरता का बढ़ना, शहरों की ओर पलायन, फिर नई तकनीक से अखबारों का सस्ता होना, और सबसे जरूरी स्थानीय खबरों पर ज्यादा ध्यान देना। स्थानीय खबरें? जी, जैसे तेलुगु अखबार ईनाडू ने जिला संस्करण निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाई। अच्छा। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या?
बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अखबार विज्ञापनों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। जिससे उनके कंटेंट में इंफोटेनमेंट की मात्रा बढ़ गई। बिल्कुल, मतलब सूचना और मनोरंजन का मिश्रण। और टेलीविजन का तो जैसे विस्फोट ही हो गया। जी, एक सरकारी चैनल से सैकड़ों प्राइवेट चैनलों तक का सफर। हाँ, 1991 के खाड़ी युद्ध ने CNN को बहुत लोकप्रिय बनाया। और वहीं से भारत में प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों का दौर शुरू हुआ। सही कहा, स्टार टीवी, जी टीवी जैसे चैनल आए और यहाँ ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल का लोकल के हिसाब से ढल जाना। विदेशी चैनलों ने महसूस किया कि भारत में सफल होने के लिए स्थानीय भाषा और संस्कृति को अपनाना ही होगा। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है स्टार प्लस का पूरी तरह से हिंदी चैनल बन जाना। एकदम सही। या फिर मैकडॉनल्ड्स का भारत में बीफ प्रोडक्ट्स ना बेचना, ये सब ग्लोबलाइजेशन ही है। और रेडियो, इस सब में बेचारा रेडियो कहाँ था? FM चैनलों ने उसे एक नई जिंदगी दी। हाँ, है ना? बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि पुराने माध्यम नई तकनीक के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। 2002 के बाद प्राइवेट FM स्टेशनों ने रेडियो को फिर से युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन उन्हें समाचार प्रसारित करने की अनुमति तो नहीं है। नहीं है। इसीलिए उनका पूरा ध्यान मनोरंजन, संगीत और श्रोताओं से बातचीत पर होता है। और इसी से रेडियो जॉकी यानी RJ एक नए करियर के रूप में उभरा। हाँ, और बिहार के राघव महतो की कहानी तो और भी कमाल की है। बताइए उसके बारे में। उस व्यक्ति ने जुगाड़ से अपना एक लोकल FM स्टेशन बना लिया। सच में? हाँ, जो स्थानीय स्तर पर कंटेंट की मांग को दिखाता है। कहो, इस सब का क्या मतलब है? हमने मास मीडिया के एक लंबे सफर को देखा है। राष्ट्र निर्माण के लिए सरकारी नियंत्रण वाले माध्यम से लेकर आज के वैश्वीकृत, बाजार चालित और कह सकते हैं मनोरंजन केंद्रित मीडिया तक। और ये सफर हमें एक बहुत ही बुनियादी बहस पर लाकर खड़ा करता है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या ये एक पब्लिक सर्विस है जिसका उद्देश्य लोगों को सूचित और सशक्त करना है, या ये सिर्फ एक उपभोक्ता उत्पाद है जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है? और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न, सूचना और मनोरंजन के इस महासागर में क्या मीडिया समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, या फिर व्यक्तिगत पसंद और इको चैम्बर बनाकर हमें और भी ज्यादा बांट रहा है? अगर आपको ये गहन चर्चा उपयोगी लगी तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.